हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस हम आज करेंगे। तो आप देखना, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि पहली चीज है योगात्मक यौगिक यानी एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है, एडिशन कंपाउंड्स यानी योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, दो प्रकार के, कितने? दो प्रकार के सरल यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर के बनने वाले विलयन को जब वाष्पीकृत करते हैं तो उससे जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो क्रिस्टल जो है वो कहलाते हैं योगात्मक यौगिक। जैसे आप सपोज करें कि एक सरल यौगिक जो है यानी सिंपल कंपाउंड जो है वो मैंने ले लिया K2SO4, ये एक सरल यौगिक है। ओके, और एक और लिया मैंने Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दोनों मैंने ले लिए। जब इनको मिला करके और मिक्सचर बनाया गया, मिश्रण बनाया गया और फिर उस मिश्रण को इवोपरेट किया गया यानी उसका वाष्पीकरण किया गया, तो इससे वाटर वगैरह जो था, विलायक जो भी था, वो सब क्या हो गया? इवोपरेट हो गया यानी वाष्पीकृत हो गया और ये दोनों मिलकर के एक डबल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें जब मिलाते हैं तो इनका एक रेशो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ये 1:1 रेशो में मिलाए गए तो इसे हम बोलते हैं आणविक अनुपात यानी मॉलिक्यूलर रेशो में इनको मिक्स करके जब वाष्पीकृत किया जाता है तो बनने वाले जो यौगिक हैं वो कहलाएंगे हमारे कौन से यौगिक? योगात्मक यौगिक। क्लियर? अब योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल था द्विक्लवन का यानी डबल सॉल्ट का। ठीक है, तो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया द्विक्लवन और दूसरा हो गया संकुल यौगिक। तो पहले तो हमने ये बनाना सीख लिया, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये पोटाश एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो हमारा डबल सॉल्ट होगा। डबल सॉल्ट क्या है? एक ये वाला सॉल्ट और एक ये वाला सॉल्ट, दोनों के जुड़ने से डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहीं पर मैं एक बात और बता देता हूं कि जो ये डबल सॉल्ट होता है ये क्या होता है? स्टेबल होता है, लेकिन किस अवस्था में? जब ये ठोस हो। जब ये ठोस होगा तो ये स्थायी माना जाएगा, लेकिन जब इसे किसी विलायक यानी जल में घोल दें तो जल में घोलने से ये क्या होगा? इस क्रिस्टल की यानी चालक की, चालक को इंग्लिश में हम बोलते हैं लैटिस, तो इस लैटिस की जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहां पर जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो लैटिस एनर्जी जो है उसका वैल्यू क्या होगा? जो वाटर है वो कम कर देगा और यह आयंस में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस डबल सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये किन किन आयनों में टूटेगा, तो आंसर है पहला तो एक तो K+ में टूटेगा, फिर दूसरा किस में टूटेगा? SO4- में, दो टाइप के तो ये मिल गए, तीसरा Al+3, तीसरा टाइप का ये, और फोर्थ टाइप देखें तो SO4- वही है जो ये पहले थे, यानी तीन टाइप के हमें आयंस इसमें मिलेंगे। ओके, एक और एग्जांपल यहीं पर इसका ले लेते हैं। कार्बोनाइट ले रहा हूं मैं एग्जांपल, KCl
डॉट NgCl2, ये भी डबल सॉल्ट है, डॉट 6H2। ओके, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये कौन कौन से आयंस में टूटेगा? तो आंसर है K प्लस में और Cl माइनस में, Mg+2 में, और फिर अगेन Cl माइनस जो कि ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब है कि ये 3 टाइप के आयंस में टूटेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो यह कौन कौन से आयंस का टेस्ट यानी परीक्षण देगा? तो आंसर है पोटेशियम आयन का, क्लोराइड आयन का और मैग्नीशियम आयन का। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने डबल सॉल्ट के बारे में थोड़ी डिटेल भी यहीं पर देखी। खैर, अब अपना मेन टॉपिक जो है वो है संकुल यौगिक। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि संकुल एक्चुअल में होते क्या है। तो देखो, वैसे तो संकुल को मैं थोड़ा देर बाद डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आपको मैं एक इसकी रूपरेखा बता देता हूं कि ये कैसा लुक देता है, कैसा दिखाई देता है। तो देखो, सबसे पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट होगा। ओके, इस ब्रैकेट में सबसे पहले यहां पर कोई मेटल लिखा होगा। क्या चीज? मेटल। मेटल मतलब धातु। ओके, यह धातु परमाणु जो है, धातु परमाणु उदासीन भी हो सकता है यानी न्यूट्रल भी हो सकता है और आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। और ध्यान रखना, मेटल पर केवल और केवल पॉजिटिव ही चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज इस पर कभी भी नहीं होता। तो एक तो मेटल होगा ब्रैकेट में, दूसरी चीज इसके पास क्या होगी? लिगेंड। नए नए शब्द आपको सुनने को मिल रहे हैं। पहला तो मेटल, दूसरी चीज लिगेंड। लिगेंड कितनी भी संख्या में हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, इसकी भी एक लिमिटेशन है। 2 भी हो सकते हैं लिगेंड, 3, 4, 5 और मैक्सिमम 6। ओके, तो 6 तक लिगेंड मानते हैं अपन के 6 लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब मेटल, दूसरी चीज हो गई लिगेंड। लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, 2, 4 या 6। ओके, पूरे इस जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पूरे पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों केस समझ में आ गए, या पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। लेकिन कोई ना कोई चार्ज मान लीजिए यहां पर है तो उसमें कोई संख्या अवश्य होगी, +1 या -1, +2 या -2, +3 या -3, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा तो यहां पर कुछ लिखा नहीं होगा। तो मैं यहां पर प्लस और माइनस दोनों लिख देता हूं, या तो +m या -m। ये सब चीजें क्लियर? ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज आपको दिखाई दे रही है, यह कहलाती है आपकी समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा मंडल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु अनेक लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, यह समायोजन समन्वय मंडल कहलाता है। क्लियर? अगर अगली बात मैं करूं तो यह कह सकता हूं कि इस समन्वय मंडल पर अगर कोई चार्ज है तो हम इसे बोलेंगे समन्वय आयन। ओके, समन्वय आयन। तो यहां पर पॉजिटिव होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये ऋणात्मक समन्वय आयन कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपको ये बता रहा हूं कि मेटल, लिगेंड्स वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं निकल। ये एक धातु है और धातु में हम जानते हैं कि इनके पास
डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, अगर खाली हैं, निकल की स्ट्रक्चर में यदि डी ऑर्बिटल्स क्या है, खाली हैं, तो इन खाली ऑर्बिटल्स को भरने के लिए ये क्या करता है, किसी ऐसे परमाणु से या ऋणात्मक आयन से या उदासीन अणु से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने की कोशिश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, ये निकल लोन पेयर लेने के लिए कोशिश करता है। सपोज कीजिए इसको लोन पेयर देने के लिए क्लोरीन आया, ओके, कौन आया, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को किसे देगा, इस निकल को, और देगा तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसहसंयोजक बंध। यानी जो भी परमाणु, आयन, उदासीन अणु, कोई भी जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस मेटल को दे रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आंसर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसहसंयोजक बंध बनेगा। क्लियर। और जब ये उपसहसंयोजक बंध बनेगा तो इसका मतलब है कि यह धातु किसी परमाणु से या परमाणु के समूह से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आंसर है उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। अब ये मान लीजिए क्लोरीन यहां पर 4 है, तो इसका मतलब है कि ये लिगेंड जो है इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। ओके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं लिगेंड की परिभाषा आपको बताता हूं कि लिगेंड क्या होते हैं। ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह या ऋणात्मक आयन या उदासीन अणु या धनात्मक अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रदान कर सकते हो, वह कहलाते हैं आपके लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड की परिभाषा मैंने क्या दी, ऐसे परमाणु, आयन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हो और इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के क्या बनाते हो, उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। ऐसे परमाणु या आयन या अणु को हम लिगेंड कहते हैं। ओके, तो ये तो लिगेंड की परिभाषा हुई। ठीक है, अब लिगेंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो लिगेंड हो सकते हैं ऋणात्मक। मैं इसकी आपको एक लिस्ट दूंगा, तो पहले तो हम बात करते हैं कि लिगेंड कौन से, ऋणात्मक। ठीक है, जैसे Cl माइनस, ये नेगेटिव लिगेंड है। एक और एग्जांपल ले लें, Cn माइनस, ये भी नेगेटिव लिगेंड, OH माइनस, ये भी नेगेटिव लिगेंड है। तो इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड होते हैं। एक चीज और यहां पर हम सीख लें कि ये क्लोराइड कहलाता है सामान्य रूप से, इसका सामान्य नाम क्लोराइड है, लेकिन जब इसे लिगेंड के रूप में यूज किया जाएगा तो इसका नाम क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरो। और इसी को क्लोरिडो भी बोलते हैं, क्लोरिडो। ओके, या तो क्लोरो या क्लोरिडो, लेकिन मैं प्रिफर करता हूं कि हमारी जो बुक है, जो हमारी बोर्ड ने जो हमें बुक प्रोवाइड की है, उसमें जो भी लिगेंड के नाम लिखे हुए हों वही हम एग्जाम में लिख करके आएंगे। तो मान लीजिए हमारी बुक में क्लोरो लिखा हुआ है, तो हम इस लिगेंड का नाम क्या बोलेंगे, क्लोरो। लेकिन कब, जब लिगेंड के रूप में हो। और लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसा परमाणु या आयन जो धातु को क्या दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा हो, तब इसको लिगेंड मानेंगे। और उस कंडीशन में इसका नाम क्या बोला जाएगा, क्लोरो। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम बोला जाएगा साइनो। वैसे तो इसको साइनाइड आयन बोलते हैं, लेकिन लिगेंड की फॉर्म में इसका नाम होगा साइनो। अब बात करते हैं इसकी,
तो ये OH ग्रुप वैसे तो हाइड्रोक्साइड आयन कहलाता है, लेकिन लिगेंड की फॉर्म में इसका नाम होगा हाइड्रोक्सो। ओके, तो ये इनके नाम हो गए। ठीक है, तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट से आप इन सबको लर्न करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने नेगेटिव लिगेंड्स के नाम दिए। अब मैं बात करता हूं कुछ न्यूट्रल लिगेंड की। तो देखिएगा, इसकी भी मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। एक तो लिया मैंने H2O। H2O को लिगेंड की फॉर्म में कहा जाएगा एक्वा। ओके, NH3 को लिगेंड के रूप में नाम देंगे एमीन। ये अणु है, ये भी अणु है, लेकिन इसके पास लोन पेयर होता है, तो हम ये कहेंगे कि ये उदासीन अणु है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, तो ये देने की क्षमता रखता है। और जब ये अणु इलेक्ट्रॉन का पेयर देने की क्षमता रखता है, इसका मतलब है कि ये क्या है, लिगेंड है। अब बात करते हैं NH3 की, तो ये भी एक लोन पेयर रखता है, तो ये भी लिगेंड की फॉर्म में काम करेगा। तो ये आपके उदासीन लिगेंड हो गए। ठीक है, और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे CO, इसको हम बोलते हैं लिगेंड की फॉर्म में कार्बोनिल लिगेंड। कौन सा, कार्बोनिल। ओके, तो ये उदासीन लिगेंड्स के मैंने कुछ उदाहरण दिए। अब बात करते हैं अपन धनात्मक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिन पर धनात्मक आवेश हो, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखते हो और उसे दान करने की क्षमता भी इनके पास हो, है ना। जैसे NO+। ठीक है, तो ये NO+ में N एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता रखता है, तो ये नाइट्रोनियम आयन कहलाएंगे। कौन सा, नाइट्रोनियम आयन। ओके, अब बात करते हैं अपन एक और NH2 NH3+। यहां पर इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर देने की क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। हाइड्रोजीनियम, है ना, जैसे नाइट्रोनियम था वैसे ये क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये धनात्मक लिगेंडों के एग्जांपल हो गए। तो मैंने आपको बताया कि लिगेंड क्या होते हैं, और फिर ये बताया कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो आयंस के बेस पर देखा जाए तो ये 3 टाइप के हो गए, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। अब आती है बात केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा धातु परमाणु जो किसी लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन जो दिए जाते हैं उसे ग्रहण करके उस लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता हो, वह कहलाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। यानी केंद्रीय धातु परमाणु वह स्पीशीज है जो अपने चारों तरफ से विभिन्न प्रकार के लिगेंडों द्वारा घिरी होती है और जुड़ा किसके द्वारा रहती है, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। और ये धातु या तो उदासीन हो सकती है और या फिर ये धनात्मक ही होगी। ओके, तो ये दोनों के बारे में बात की। अब बात करते हैं, यहां पर Cl कितने हैं, 4। तो ये जो 4 है ये किसकी संख्या है, लिगेंड की। तो यहां इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया, यानी इसको हम बोलते हैं समन्वय संख्या। क्वेश्चन आ जाए कि निकल की समन्वय संख्या कितनी है, तो आंसर है 4, क्योंकि यह निकल 4 लिगेंडों से घिरा हुआ है। लेकिन मैं समन्वय संख्या की सही परिभाषा आपको बता रहा हूं। समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो समझना। केंद्रीय धातु परमाणु को घेरने वाले एक दंतुक लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या।
ठीक है। नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? लिगेंडों की संख्या जो किसको घेरे रहती है? केंद्रीय धातु परमाणु को। लेकिन ये लिगेंड कैसा होना चाहिए? तो आंसर है एक दंतुक होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये दंतुक क्या है? तो देखो यहां पर निकल को Cl परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर दाता परमाणु कौन हुआ? Cl, और एक अकेला परमाणु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर रहा है। ठीक है। अब मान लो मैंने एक लिगेंड ये ले लिया CH2 CH2 और ये NH2 और NH2। अब आप बताओ, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर यानी जोड़ा होता है। तो ये कहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन किसको दूंगा? तो आंसर के मेटल को। ये कहेगा कि मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको दूंगा? मेटल को। तो ये पूरा का पूरा एक अणु है, इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन, ये नाम है इसका। अब बोलो, एथेन 1,2 डाइएमीन एक अणु है, एक अणु, लेकिन इसमें दो परमाणु ऐसे हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं। तो दो देने वाले हैं, तो इस लिगेंड का नाम द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विदंतुक लिगेंड। अब बताओ, अगर तीन दाता परमाणु होते तो नाम क्या हो जाता? त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है। अब देखो, जब दाता परमाणु यानी डोनर एटम केवल 1 हो तो उसे हम बोलेंगे एक दंतुक, या इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है। जब लिगेंड के पास केवल और केवल एक दाता परमाणु हो जो केंद्रीय धातु के साथ क्या बना सकता हो? उपसंयोजक बंध, तो वह लिगेंड कहलाता है मोनोडेंटेट यानी एक दंतुक लिगेंड। लेकिन ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु हो तो वह कहलाएंगे द्विदंतुक लिगेंड। ओके। तीसरी चीज, ऐसे लिगेंड जिनके पास तीन दाता परमाणु हो 3, तो वह कहलाएंगे त्रिदंतुक यानी ट्राइडेंटेट लिगेंड। ओके। इसी तरीके से अगर 5 होंगे तो पेंटाडेंटेट यानी पंचदंतुक, और 6 होंगे तो षटदंतुक यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के हो गए? तो बहुत सारे हो गए, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। क्लियर? तो लिगेंड इतने टाइप के दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अच्छा, अभी एक